शेषनाग मंदिर का रहस्य, रिटन बाय नम्रता सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय माइलैंग ऑडियो। अध्याय 1। पांचवीं सदी का समय, सम्राट स्कंदगुप्त के राजमहल से करीब 50 मील दूर जंगल से घिरा एक शमशान घाट, जहां पर साधारण मनुष्यों के नहीं बल्कि काली शक्तियों के स्वामी, तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ, मनुष्यों का मांस खाने वाले अघोरी साधुओं के शव जलाए जाते थे। यह जंगल सियार और भेड़ियों की भयानक हुआ हुआ और ऊ से कांप रहा था। हमेशा सन्नाटे में रहने वाला यह जंगल आज दहशत, दुख, अथाह पीड़ा और वहशीपन से भरा था। शमशान घाट में भारतवर्ष के महान तांत्रिक आचार्य कालारंभ का मृत शरीर जलाया जा रहा था। सामने एक प्रतिशोध से धधकती आंखें कालारंभ के जलते शरीर को देख रही थीं। वह धारा थी, ध्रुवा की बहन धारा, जिसने कालारंभ के कारण आत्महत्या कर लिया था। धारा कालारंभ के प्राण लेती। इससे पहले ही कालारंभ ने अपने शरीर पर प्राण निष्कासन मंत्र का प्रयोग करके अपनी आत्मा अपने शरीर से निकाल ली और किसी गुप्त स्थान पर स्वयं की आत्मा को बंद कर दिया था। धारा के पीछे एक बौद्ध साध्वी खड़ी थी। उसने धारा के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा और भरे गले से पूछा, अब तुम क्या करोगी पुत्री? प्रतिशोध, वह गुर्राकर बोली। परंतु कालारंभ तो मर चुका है। साध्वी ने धारा को याद दिलाते हुए कहा, वह मरा नहीं है, उसने अपने शरीर का त्याग किया है। वह नया शरीर अवश्य धारण करेगा और मैं उसे ढूंढकर उसे दंडित करूंगी। धारा ने कहा, क्या उस तांत्रिक को ढूंढना इतना सरल है? वह जटिल और अभेद्य तंत्र मंत्र का स्वामी है। केवल तुम्हारी बहन ध्रुवा ही उसे चुनौती देकर उसे परास्त कर सकती थी। साध्वी बोली। वह इस ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए तो भी मैं उसे समाप्त करूंगी। धारा दृढ़ स्वर में बोली। धारा की आंखें जल उठीं। कालारंभ, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। धारा ने कहा। दूर एक गुफा में, जहां चारों ओर घुप सन्नाटा पसरा हुआ था, चमगादड़ और उल्लू भी किसी दहशत और भय के कारण गुफा के कोने में सहमे से बैठे और लटके थे। एक अधेड़ व्यक्ति, जिसके पूरे शरीर पर भस्म और रक्त लगा हुआ था, उसने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में पड़े पत्थरों को रगड़कर सूखा घास जलाई, फिर एक मशाल जलाकर गुफा के भीतर जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद ही उसकी सांसें जैसे कम होने लगीं। गुफा के और अंदर से आती हुई हवाएं मानो उसके शरीर को चीर देने पर उतारू थीं। उस व्यक्ति की सांसें उखड़ने लगी थीं। अचानक इस भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुई एक गुर्राहट भरी आवाज उस अधेड़ के कान में पड़ी। वहीं रुक जा दुष्ट। साधु के कदम लड़खड़ा गए। वह समझ गया कि वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। मशाल की रोशनी में साधु ने देखा, उसकी स्वामिनी, जो कि एक पिशाचिनी थी, पालथी मारकर एकदम वस्त्रहीन बैठी थी। पिशाचिनी के लंबे बालों ने उसकी छाती को ढक रखा था। सामने एक अग्निकुंड रखा हुआ था। उसमें यज्ञ आहुति जल रही थी, जिसके बगल में जंगली खरगोश का अध खाया मांस और बड़ी ही क्रूरता से नोची गई खाल रखी हुई थी। उसके बगल में एक पारदर्शी बर्तन रखा हुआ था, जिसमें एक काला बिच्छू बैठा हुआ था। वह संसार का सबसे जहरीला बिच्छू था। पिशाचिनी ने उसे भारतवर्ष के सबसे जहरीले सर्पों का जहर पिलाकर पाला था। पिशाचिनी की आंखें भयानक रूप से काली थीं, बाल बिखरे हुए थे और मुंह पर खरगोश का रक्त लगा हुआ था। आज भी वह किसी एक जीव को अग्निकुंड में आहुति देने वाली थी, पर यह आहुति कुछ विशेष थी। आहुति से पहले वह खरगोश का मांस खाती थी।
क्या सूचना है? पिशाचिनी ने अधनंगे अघोरी से पूछा। अघोरी का स्वर कांप गया। फिर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, कालारंभ ने अपना शरीर त्याग दिया है। धारा ने उसका शरीर जला दिया है और कालारंभ की आत्मा 21वीं सदी में चली गई है। अब कालारंभ की आत्मा एक 21वीं सदी के पूस मास के खरमास के समय, जब सारे ग्रह एक सीध में रहेंगे, तब वह चकोर की आत्मा से शक्तियां ग्रहण करेगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है धारा कालारंभ की आत्मा को अपने नियंत्रण में कर ले। यह सुनते ही पिशाचिनी के नथुने फड़फड़ाने लगे और खून से सना उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसने कहा, मैं उस धारा को कभी सफल नहीं होने दूंगी। कालारंभ की आत्मा पर मेरा नियंत्रण होगा। मैं ब्रह्मांड की स्वामिनी बनूंगी। समस्त मनुष्य जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ मेरे चरणों में होंगे। मैं जब चाहूंगी तभी सूर्य का उदय होगा। मैं जब चाहूंगी तभी चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करेगा। मैं जब चाहूंगी धरती अपनी धुरी पर घूमेगी और जब चाहूंगी धरती का घूमना रोक दूंगी। लेकिन यह तभी होगा जब कालारंभ की आत्मा और चकोर की आत्मा मेरे नियंत्रण में होंगी। अघोरी चुप था, क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव है। कालारंभ जैसे अद्वितीय शक्तियों के स्वामी को नियंत्रित में लेना इतना सरल नहीं है। पिशाचिनी ने पारदर्शी बर्तन से उस बिच्छू को निकाला और जलते हुए अग्निकुंड में कुछ मंत्र बुदबुदाकर डाल दिया। बिच्छू क्षण भर में जलकर राख हो गया। यह क्या किया आपने स्वामिनी? आपने कितने ही वर्षों की अथक परिश्रम से इस बिच्छू को प्रशिक्षित किया था। अघोरी चीख उठा। पिशाचिनी बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, जिस कार्य के लिए इस बिच्छू को प्रशिक्षित किया था वही फलित करने का समय आ गया है। अर्थात? उस साधु ने बड़े ही अविश्वास से पूछा। पिशाचिनी बोली, अर्थात यह बिच्छू 21वीं सदी में, अर्थात भविष्य में, अर्थात आज से 1500 साल बाद के समय में पहुंच चुका है, जहां कालारंभ की आत्मा है। और इस बिच्छू की आत्मा ही कालारंभ की आत्मा को यहाँ लेकर आएगी, मेरे पास। परंतु स्वामिनी जी, ये कैसे संभव होगा? बिच्छू तो जलकर मर गया, अब तो कुंड में राख का ढेर बन गया है। साधु ने बड़े ही आश्चर्य से कहा। पिशाचिनी ने उत्तर दिया, शरीर राख बना है, आत्मा नहीं। इस बिच्छू की आत्मा कुंड की अग्नि की लपटों में लीन होकर 21वीं सदी में पहुंच गई है। अब वह मेरा कार्य करेगी। अब केवल कालारंभ की प्रतीक्षा करनी है। तुम स्वर्णधारा देश के लिए प्रस्थान करो। साधु ने पिशाचिनी के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और मशाल लेकर गुफा के बाहर निकल आया। गुफा फिर से घुप अंधकार में लीन हो गई। 21वीं सदी यानी वर्तमान समय। सोनभद्र जिले का एक प्राचीन मंदिर का खंडहर, जहां पर खुदाई का काम चल रहा था। एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट, जिसका नाम जय अग्रवाल था, मंदिर में खुदाई कर रहा था। कुछ दिन पहले हरिद्वार के एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि सोनभद्र के पुराने मंदिरों के नीचे हजारों टन सोना गड़ा हुआ है। फिर क्या था? ये बात मीडिया को पता चली। मीडिया ने खींचतान इसे नेशनल इश्यू बना दिया और देश भर के आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच गए सोनभद्र खुदाई करने। इस समय जय अकेले ही मंदिर की नींव के पास खोद रहा था। उसके सारे साथी दूसरे मंदिर में स्टडी कर रहे थे। वहीं दूर एक बूढ़ा और जर्जर व्यक्ति जय को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में एक काला जहरीला बिच्छू था। बूढ़े ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक इधर उधर देखा और बिच्छू को जय की ओर छोड़ दिया। इधर 5वीं शताब्दी में गुफा में बैठी पिशाचिनी के चेहरे पर पार्श्विक मुस्कान तैर गई। मेरा कार्य हो गया। मेरे पालतू बिच्छू ने मेरा कार्य कर दिया। बस उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह शेषनाग मंदिर न पहुंच जाए। अब किसी प्रकार उस मनुष्य को शेषनाग मंदिर तक, जहां चकोर की आत्मा बंद है, वहां पहुंचाना होगा। कालारंभ, अब तुम्हें 5वीं सदी में वापस आना ही होगा। कहकर पिशाचिनी ने रक्त से सना मुंह ऊपर करके भयानक अट्टहास किया। गुफा के कोने में लटके चमगादड़ भय और दहशत से इधर उधर उड़ने लगे।
अध्याय 2। The crackling truck besides the rounds from the Goose Trio Apple Puzzles. 3 घंटे की फ्लाइट और फिर सरकारी वैन में 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव करके जय की हालत खस्ता हो चुकी थी। इन 5 घंटों में वह 2-3 बार झपकी भी ले चुका था, पर वैन का ड्राइवर वीरेंद्र जय से भी अधिक थका हुआ दिख रहा था। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जय अपने घर पहुंचा। जय ने वीरेंद्र को आराम करने के लिए कहकर उसे अपने घर के पीछे वाले रूम में भेज दिया। जैसे ही जय ने वैन की डिक्की में रखे सामान को उतारना शुरू किया, उसी समय जय को अपनी बांह पर उस जगह अजीब सा दर्द उठा जहां उस काली मकड़ी ने काटा था। उफ, कैसी अजीब सी मकड़ी थी। और वह बुढ़ा कौन था जो उस मंदिर के खंडहर की आधी टूटी दीवार के सहारे मुझे घूर रहा था। और जब उस मकड़ी ने मुझे काटा तो 1 सेकंड के लिए मेरी नजर उस पर गई थी, तो मुझे ऐसा यूं लग रहा था कि वह बूढ़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे वह चाहता था कि वह मकड़ी मुझे काट ले। नहीं नहीं, वह मेरा भ्रम था। वह बुढ़ा कोई लोकल पर्सन होगा, यूं ही मुझे देख रहा होगा। सोचकर जय ने अपना सिर झटका। तभी जय का नौकर रतनलाल दौड़ा दौड़ा आया और वैन में रखे सामान को जय के साथ से उतवाने लगा। वैन की पिछली सीट और डिक्की में बड़ी बड़ी बोरियां रखी थीं। उन बोरियों में बहुत सारे टूटे हुए, पिचके और मुड़े हुए मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तन रखे हुए थे। रतनलाल उन टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों को देखकर मुंह बनाकर जय से बोला, ये सब कहीं फेंक देते साहब। ये टूटे फूटे बर्तन इस कार में क्यों रखा है? कहकर उसने जोर से उन बर्तनों को नीचे रख दिया। नीचे रखते ही बड़े तेज की आवाज आई। जय थोड़ा सा झल्लाकर बोले, अरे अरे, जरा धीरे से रखो रतनलाल, ये 1000 साल पुराने समय के बर्तन हैं, इन्हें कहीं फेंकना नहीं है, म्यूजियम में ले जाना है, वहां रखा जाएगा। रतनलाल बड़ी लापरवाही से बोला, अच्छा, आप फिर से कहीं खुदाई करवाने गए थे और ये वहीं से ये सब मिले हैं। तब तो लोग इसे देखने आएंगे, इसे देखने के पैसे लगेंगे, है ना? जय सुकून भरी आवाज में बोला, हाँ रतनलाल, ये 11वीं शताब्दी के बर्तन हैं। उस समय के राजा महाराजा इसे यूज करते थे। अच्छा, अब तुम जाओ और मेरे नहाने का पानी गर्म करो और गर्मा गर्म फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाओ। मैं जरा ये सारे सामान चेक कर लूं। जी साहब, काम या उस ड्राइवर के लिए भी नाश्ता बना दूं? रतनलाल ने पूछा। नहीं, वीरेंद्र अभी बहुत थका हुआ है, अभी वह सोने गया है। जब वह सोकर उठ जाए तो उसके लिए कुछ बना देना। ठीक है। कहकर रतनलाल मुंह बनाकर वह सब पुराने बर्तन देखकर कंधे उचकाकर घर के अंदर घुस गया। जय उन बर्तनों को गिनती कर रहा था। तभी किसी लड़की ने जय की पीठ पर अपना हाथ रखकर मीठे स्वर में कहा, हाय बेबी, कैसी रही सोनभद्र की जर्नी? उस पुराने मंदिर में कितना सोना मिला? वहां किसी राजा महाराजा की घोस्ट से मुलाकात हुई या नहीं? यह थकान उतारने वाली और ऊर्जा से भर देने वाली आवाज सुनकर जय उस लड़की की ओर मुड़ा। वह लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे देखकर जय के गंभीर चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लड़की का नाम मंदिरा है। ये जय की मंगेतर है। मुस्कुराते हुए जय बोला, माय डियर, तुम जानती हो कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं। पुरानी से पुरानी चीजें खोजना, उन्हें सेफ रखना और देश को उसके बारे में बताना मेरा काम है। नई जनरेशन को हजारों साल पुरानी सभ्यता से परिचित कराना मेरा काम है। तुम्हारी तरह मैं भूत प्रेतों पर रिसर्च और रिपोर्टिंग करने वाला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऑफिसर नहीं हूं। मंदिरा ने कहा। ओह, क्या डिफरेंस है दोनों में? तुम पुरानी चीजों को खोजते हो, मैं पुराने लोगों की आत्माओं को। जी नहीं, बहुत डिफरेंस है। तुम ऐसी चीज सर्च करती हो जिनका कोई वजूद ही नहीं है। मैं ऐसी चीजें खोजता हूं जो हजारों साल पहले जमीन में दबी हुई हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हें आज तक कभी कोई भूत प्रेत मिला क्या? नहीं ना? मुझे देखो, जहां भी जाता हूं ओल्ड और प्रीसियस चीजें लेकर आता हूं।
अचानक मंदिरा इस टॉपिक से हटकर चहकते हुए अंदाज में बोली, अरे यह सब छोड़ो, मुझे नहीं तो पर तुम्हें किसी दिन भूत जरूर मिल जाएगा। पर हाँ, तुम ये तो बताओ, सोनभद्र में कितना सोना मिला? न्यूज रिपोर्टर टीवी में तो दिखा रहे थे कि वहां 4,000 टन सोना गड़ा है। तुम लोगों को कितना मिला? कुछ 1-2 किलोग्राम गोल्ड इधर उधर किए या सब गवर्नमेंट को ही दे दिया? जय ने मुंह बनाकर, कोई गोल्ड नहीं मिला। सोनभद्र जाकर केवल टाइम वेस्ट हुआ और कुछ नहीं। हमारे कंट्री में भी पढ़े लिखे बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। एक साधु को सपना आता है कि सोनभद्र जिले के एक गांव में हजारों टन सोना गड़ा है। वह साधु अपने गांव वालों से कह देता है और गांव वाले उस साधु की बात का वीडियो बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल कर देते हैं। बस सबने उसे सही मान लिया और हमारे बड़े ऑफिसरों ने हमें सोनभद्र दौड़ा दिया। पूरे गांव को आर्कियोलॉजी ने अपने कब्जे में लेकर खुदाई करवानी शुरू कर दी। ऐसे सपने सच होने लगे तो कहना ही क्या। तो क्या वहां गोल्ड नहीं मिला? कुछ गिनती के गोल्ड क्वाइन मिले हैं, कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की हड्डियां और कुछ तांबे की मूर्तियां। ये सब शायद 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की हैं। मंदिरा अपनी सिर पर हल्की सी चपत लगाकर बोली, ओह गॉड, गई भैंस पानी में। मुझे लगा था कि कुछ गोल्ड वोल्ड मेरे लिए भी मारकर लाए होंगे। फोकट में गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लेती। वैसे ही गोल्ड इतना महंगा हो गया है। जय हंसने लगा और बोला, चलो अंदर, तब तक मैं नहा धो लेता हूं। ब्रेकफास्ट करते हुए बातें करते हैं। ओके। कहकर मंदिरा और जय घर के अंदर जाने लगे कि मंदिरा को कुछ याद आया। उसने जय से पूछा, अरे हाँ, तुम्हारा असिस्टेंट विशाल बता रहा था कि तुम्हें किसी बिच्छू ने काट लिया था और तुम बेहोश हो गए थे। जय ने कहा, हाँ, मुझे तो केवल बिच्छू का डंक याद है। फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा था। फिर मेरी आंखें बंद हो गई थीं। उसके बाद आंखें खुलीं तो देखा मेरे सारे साथी मुझे घेर कर खड़े थे। ओह। कहकर मंदिरा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जय ने बैठते हुए कहा, ऐसी पुरानी जगहों पर तो ऐसे कीड़े, बिच्छू, मकड़ी और सांप तो मिलते ही रहते हैं। हमें तो ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर कभी ऐसे कीड़े डंक मार दें तो क्या करना चाहिए। कहकर जय चुप हो गया। उसने मंदिरा को पूरी बात नहीं बताई। जब वह बेहोश हो रहा था तब वहां खड़ा वह रहस्यमयी बुढ़ा जय के पास आया था। उसने उस बिच्छू को उठाया और उसे जिंदा ही अपने मुंह में डाल दिया था। फिर वह जय की ओर झुका था। आखिर वह कौन था? उसने उस जहरीले बिच्छू को कैसे खा लिया था? मुझसे क्या चाहता था? जय के मन में अनेक सवाल उमड़ने लगे। अध्याय 3। मंदिरा ने जय का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, अरे कहाँ खो गए? ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, जय ने चौंकते हुए कहा। जब तक मंदिरा और जय नाश्ता कर रहे थे तब तक रतनलाल ने वह सारा सामान जय की कार में रख दिया था। दोनों कार में आकर बैठ गए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिरा बोली, नेशनल हेरिटेज म्यूजियम। वहीं ये सारी चीजें रखनी हैं और उसके बाद शायद कुछ और रिसर्च करने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। तुम्हारी ये पुरानी चीजों के लिए इतना लगाव देखकर तो मैं हैरान रहती हूँ। अगर सच कहूँ तो इतना तो मैं भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में भी नहीं सोचती हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह इतना डेडिकेट होकर काम करूं तो डेफिनेटली किसी भूत प्रेत से मुलाकात हो सकती है। जय हंसते हुए बोला, हाँ शायद। एल्केमिस्ट नावेल की वह लाइन तो सुनी होगी ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लगा देती है। अच्छा, तुम तो जिस चीज को दिल से चाहते हो वह तो तुम्हें मिल ही जाता है, क्यों है ना? जय एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे पुराने समय की चीजों से इतना प्यार क्यों है। लोग फ्यूचर का सोचते रहते हैं पर मैं हमेशा पास्ट का ही सोचता रहता हूं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग टाइम पर पैदा हुआ हूं। मुझे 1 से 2000 साल पहले पैदा होना चाहिए था। Oh, really? यस यस। कभी कभी मैं इन पुरानी मूर्तियों, आर्ट में इतना खो जाता हूं कि मन करता है काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ 1000 साल पीछे चला जाऊं और देखूं कि उस टाइम अपना देश कैसा था, लोग कैसे थे, वे फ्यूचर के बारे में क्या सोचते थे
उनका खाना पीना कैसा होता था, इतने सुंदर सुंदर महल और मंदिर बना कैसे लेते थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, राजा रानी कैसे होते थे और राजकुमारियां कैसी होती थीं। कहकर जय सोचने लगा कि काश कोई टाइम ट्रैवल जैसी चीज होती तो वह हजारों साल पीछे चला जाता। मंदिरा उसे चिकोटी काटकर छेड़ते हुए बोली। ओहो, राजकुमारियां देखना है जनाब को। जय ने झिझक कर थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, सिर्फ राजकुमारियां ही नहीं, मतलब और भी लोग। मैंने इतना सब कुछ कहा और तुमने केवल राजकुमारी ही सुना। मैं भी भूतों के बारे में जानना चाहती हूँ। वे कैसे दिखते हैं, खाते क्या हैं और अपने अजीब से काले मटमैले सफेद कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं? उनका ड्रेस डिजाइनर कौन है? मंदिरा हंसते हुए बोली। जय ने मंदिरा की इस मजाक को इग्नोर करते हुए फिर से कहा, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि क्या वाकई में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारियां ऐसे ही होते थे जैसा हम टीवी, फिल्मों और हिस्टोरिकल सीरियल्स में देखते हैं, या उससे कुछ अलग। मैं सच में पुराने समय में जाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मेरे एक अंकल ज्योतिषी हैं और वे कहते हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी पूरी लाइफ में किसी भी मोमेंट पर हमारी जीभ पर एक बार माँ सरस्वती जी बैठती हैं और उस समय की कही हुई बातें सच हो जाती हैं। इसीलिए ऐसी बातें मत कहा करो, वरना यह सच भी हो सकता है। जय ठहाके मारकर हंसने लगा। ओह कम ऑन, तुम्हारे ज्योतिषी अंकल, उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारी मुलाकात भूतों से कब होगी? मेरे अंकल फ्यूचर बताते हैं, पास्ट नहीं। क्यों? तुम्हें भूतों से मिलना है? ये तो फ्यूचर हुआ ना? हाँ, पता नहीं। वैसे देखो, हमारी क्या मैचिंग है। लोग कहते हैं कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। तुम्हें पुरानी चीजों से लगाव है और मुझे भटकती हुई आत्माओं से। भूत प्रेत केवल मन की उपज है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारी भूतों से मुलाकात हो जाएगी, तब पता चलेगा कि वे हैं या नहीं। मुझे भी इंतजार रहेगा। जय की कार नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के सामने आकर रुक गई। वहां कई और आर्कियोलॉजिस्ट इधर उधर टहल रहे थे और वहां रखी पुरानी चीजों को रीड कर रहे थे। जय ने कार से सारा सामान उतरवाकर कल्चर हेरिटेज में रखवा दिया। जय की लाई हुई मूर्तियों पर पाली भाषा में कुछ लिखा था। एक लिपि विशेषज्ञ के पास उन मूर्तियों को भेज दिया गया। एक आर्कियोलॉजिस्ट जय के पास आकर बोला, ये मूर्तियां शायद 10वीं या 11वीं सेंचुरी की हैं। जय ने कहा, मेरा भी यही अंदाजा है। तभी उन दोनों से एक सीनियर ऑफिसर उनके पास आया और जय से बोला, वेल डन जय, यू हैव डन ग्रेट वर्क। जय थोड़ा सा अपना सिर झुकाकर बोला, थैंक यू सर। अभी बनारस से एक न्यूज आई है कि वहां के एक गांव में 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच के कुछ मंदिरों के खंडहर मिले हैं। गोल्ड और सिल्वर की चीजें भी मिल सकती हैं। तुम वहां अपनी टीम लेकर जाओ और खुदाई करवा कर देखो वहां क्या क्या मिलता है। उस जगह को वहां के पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहां एक छोटा सा म्यूजियम भी है, एक बार वहां भी हो आना। अगर कुछ रिसर्च करने लायक चीज मिले तो जरूर ले आना। ओके सर। अपने सीनियर से सलाह मशवरा करने के बाद जय हेरिटेज कल्चर से बाहर निकला। उसे देखते ही मंदिरा ने अपने कान से ईयरफोन हटा लिया और बोली, तो नेक्स्ट खुदाई के लिए कब जाना है? जय अपनी भौहें ऊपर कर आश्चर्य से मंदिरा को देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है फिर से कुछ नया रिसर्च करने के लिए मिला है और कुछ पुराना मिला है। हाँ, बनारस से आगे एक गांव है। गांव क्या, वह तो जंगल ही है, वहीं जाना है। कहकर जय ने कार स्टार्ट कर दी और बातें करते हुए वे मंदिरा की ऑफिस के सामने आकर रुक गए। कार के रुकते ही मंदिरा जय से बोली, अच्छा, अब अंदर चलो ना। मेरे ऑफिस में पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन आए हैं। भूतों के बारे में कुछ नया सुनाने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वही भूतों पर लेक्चर होगा। तुम अंदर चली जाओ, लेक्चर सुनकर आओ। तब तक मैं कार में ही तुम्हारा वेट करूंगा। हो कम ऑन, केवल आधा घंटा का होगा। नहीं, तब तक मैं सामानों की लिस्ट बना लेता हूँ। मुझे बनारस जाने की तैयारी भी करनी है। ओफो, चलो ना, कुछ इंटरेस्टिंग ही सुनने को मिलेगा। मंदिरा जय का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर चली गई। पैरानॉर्मल टॉपिक पर स्पीच स्टार्ट हो चुका था।
अध्याय 4। पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन भूतों और आत्माओं पर लेक्चर दे रहे थे। मंदिरा ने उनकी ओर इशारा करके जय से कहा, ये अमन सर है, पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन। ये कई सालों से भूत प्रेतों पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे तुम हजारों साल पुराने मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हो। इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी। जय मुंह बनाकर बोला, ओ गॉड, ये बुलशिट तुम ही सुनो, मुझे ईयरफोन दो, मैं तब तक कुछ म्यूजिक सुन लेता हूँ। नहीं, ये लेक्चर तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। पता है अमन सर देश के कई सारे हॉन्टेड प्लेसेस पर जा चुके हैं, जैसे भानगढ़ फोर्ट, शनिवार वाड़ा, धौलावीरा गांव, पर सर का पाला किसी भूत से नहीं पड़ा। पर इन्होंने इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां जुटाई हैं। लिसन, अब अमन सर बोलने वाले हैं। जय न चाहते हुए भी मन मार कर बैठ गया। मंदिरा के चेहरे पर कौतूहल देखते ही बनता था। अमन सर का लेक्चर स्टार्ट हो गया। हमारा भारत देश आदिकाल से ही अनेक रहस्यों से भरा देश है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत एक रहस्यमयी देश है। कुछ रहस्य सुलझे हैं और कुछ आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है भूत प्रेत, चुड़ैल और डायन का अस्तित्व। पूरी दुनिया इनके बारे में रिसर्च कर रही है। हमें ये तो पता है कि ये सब बुरी शक्तियां हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि ये सब पहली बार किसके जहन में आई होंगी। किसने सोचा होगा कि ऐसी भी चीजें होती हैं। ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती है। जरूर किसी ने ऐसी किसी शक्ति का सामना किया होगा, और आज भी लोग कर ही रहे हैं। तभी तो इन पर आज भी लोगों का विश्वास कायम है। अमन सर कुछ क्षण रुककर फिर से बोले, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों। वो बोलते हैं क्योंकि हमने भूत देखा ही नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या तुम भगवान मानते हो? वे बोलते हैं, हाँ, हम भगवान तो मानते हैं। मैं फिर से पूछता हूं कि क्यों भगवान मानते हो, जबकि देखा तो उन्हें भी किसी ने नहीं है। आखिर कैसे विश्वास हो कि भगवान है, और क्यों विश्वास न हो कि आत्माएं नहीं होती। भगवान यानी अच्छी शक्ति, भूत यानी बुरी शक्ति। हम कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। कई बार भूत प्रेतों की भी इच्छा होती है, और वो हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। भगवान हमसे कई काम करवाता है, तो कई बार प्रेतात्माएं भी हमसे कुछ करवाना चाहती है। उनके पास तमाम अलौकिक शक्तियां होती हैं, पर फिर भी जो काम एक जीता जागता इंसान उनके लिए कर सकता है, वे खुद अपने लिए नहीं कर सकती हैं। ज्यादातर वे किसी एक ऐसे मनुष्य को चुनती हैं जो उन पर यानी भूतों पर विश्वास ही नहीं रखता है। और यह भी देखा गया है कि 99% वे अपनी मुक्ति के लिए इंसानों को अपना जरिया बनाती है। भगवान तो आज तक साक्षात किसी के सामने नहीं आए हैं, पर इन प्रेतात्माओं ने किसी एक मनुष्य को चुन लिया तो साक्षात उसके सामने आ जाते हैं और अपने साथ हुए कर्मों को उसके सामने खोलकर रख देते हैं। जय खींचते हुए मंदिरा से धीरे से बोले, ये क्या बुलशिट बोल रहे हैं तुम्हारे अमन सर? मतलब कुछ भी बेसिर पैर की बातें बोले जा रहे हैं, और तुम तो ऐसे सुन रही हो जैसे मंगल पर लाइफ मिल गई हो, मून पर ऑक्सीजन मिल गया है, या फिर धरती पर डायनासोर वापस लौट आए हैं। मंदिरा ने कहा, वह तो ठीक है, पर ये सब क्या वाकई यूनिक बातें नहीं हैं? कुछ नया, कुछ डिफरेंट। अच्छा चलो ये बताओ कि अमन सर ने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम भी तो हर मंगलवार को कनाट प्लेस वाले हनुमान मंदिर जाते हो। आखिर क्यों? भगवान पर भरोसा है ना, तो इस पर क्यों नहीं? जय कुछ न बोला। उसे पता था इस बेवकूफी भरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लेक्चर आगे बढ़ा। जब तक वे भटकती आत्माएं अपने चुने हुए मनुष्य से अपना काम नहीं करवा लेती हैं, वे तब तक उसे नहीं छोड़ती हैं। अपने कई रिसर्च में हमने पाया है कि भूतों का साक्षात्कार उन्हीं लोगों को हुआ है जो भूतों में एकदम विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक होते हैं या बहुत ही कम पूजा पाठ करते हैं। अब मंदिरा जय से बोली, तुम्हें तो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देखना, तुम्हारा पाला किसी दिन भूत से जरूर होगा। जय ने कहा। आई विश कि ऐसा ही हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अगले मेंबर नवीन सर बोले, अगर कभी आपका पाला इन केस किसी भूत से हो जाए तो एकदम नहीं घबराना है। धैर्य के साथ इनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल अपनी मुक्ति ही मांगते हैं। अब मंदिरा इस लेक्चर को इग्नोर कर जय से बोली, बनारस क्यों जा रहे हो? मंदिर ही है या कुछ और?
बताया तो था कि वहां 1000 साल पुराने मंदिर का अवशेष मिला है। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मंदिर मुगल पीरियड में तोड़ दिए गए थे। हाँ, पर कुछ छोटे मोटे मंदिर अभी भी है, कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं और अभी एक जमीन में दबी मिली है। इन सब पर रिसर्च किया जाएगा। ओके, पर अगर तुम्हें 1000 साल पुराने मंदिरों पर रिसर्च करना है तो तुम साउथ की ओर क्यों नहीं चले जाते? वहां तो 7वीं सदी तक के मंदिर है। वहां बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी तो इसके बारे में सोचा नहीं है। अभी पहले बनारस हो आऊं, वहां शायद 1 महीना लग जाए। फिर राजस्थान के कुछ फोर्ट में भी कुछ रिसर्च करने के लिए जाना है। मंदिरा एक गहरी सांस लेकर बोली, हम तो हमारी शादी की डेट वाले दिन तो आ जाओगे ना, कि फिर से डेट आगे बढ़ानी होगी? ओह, कोई बात नहीं, चलो शादी करके साथ चलते हैं। वैसे भी बनारस में एक से बढ़कर एक रोमांटिक प्लेस हैं। जय ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। मंदिरा मुंह बनाकर बोली, जी नहीं, मैं सूरत बीच जा रही हूँ। वह भी एक हॉन्टेड प्लेस है। जब तक मैं भूत नहीं ढूंढ लेती मैं शादी नहीं करने वाली। मतलब हमारी शादी नहीं होने वाली है? जय ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, बनारस कब निकलना है? मंदिरा ने पूछा। परसों सुबह, जय ने कहा। ओके, मैं भी एयरपोर्ट तक चलूंगी। नेक्स्ट वीक हमें भी सूरत बीच निकलना है। अच्छा हाँ, याद आया, मेरे चाचा का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि बनारस पहुंचकर सबसे पहले भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेना और वहां के कुछ छड़े हुए फूल रख लेना, और जब वो सूख जाए तो उस मंदिर के खंडहर में फेंक देना। फिर खुदाई का काम शुरू करना, कुछ अच्छा होगा। ओफ हो, फिर तुम्हारे चाचा जी की भविष्यवाणी। मेरे काम में भी इतनी दिलचस्पी क्यों? ओह कमान जय, मन हो तो कर लेना, न मन हो तो न करना। वो तो मैंने चाचा जी को अभी फोन पर बताया कि तुम बनारस जा रहे हो, तो उन्होंने अपनी ओर से ये कहा था। वैसे काशी विश्वनाथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने को तो नहीं कहा ना? जय को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वह बनारस जा नहीं रहा था, बल्कि कुछ बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा था। ये पैशाचिक शक्तियां भूतकाल में बैठी थीं, 5वीं सदी में। अध्याय 5। सुबह की फ्लाइट थी। जय दोपहर होने के पहले ही बनारस पहुंच गया था। उसके बाद उसे बनारस से आगे मलकापुर जाना था। करीब 1 घंटे की और जर्नी थी। एक स्थानीय गाइड जिसका नाम प्रदीप था, जय को लेने आया था। उसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाना था, तो जय भी उसके साथ हो लिया। जैसा मंदिरा ने कहा था, वहां से कुछ फूल भी रख लेना न चाहते हुए भी जय ने काशी विश्वनाथ के चरणों से स्पर्श किया हुआ फूल ले लिया और मंदिरा को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर लिख दिया, देखो, तुम्हारे चाचा जी का कहा मैंने मान लिया। अपने चाचा जी को दिखा देना और अब कुछ और नया करने के लिए मत कहना। मंदिरा ने रिप्लाई किया, वाओ सो स्वीट। मेरे अंकल पर इतना भरोसा, मतलब ज्योतिष मानते हो? मंदिर दर्शन करने के बाद जय प्रदीप के साथ कार में बैठकर मलकापुर गांव के लिए रवाना हो गया। कार का ड्राइवर मलकापुर का ही था और प्रदीप मलखावनपुर गांव के बगल वाले गांव का रहने वाला था। वह बनारस के एक छोटे से म्यूजियम में भी काम करता था और गाइड भी था। मलकापुर गांव बनारस से थोड़ा कटा हुआ था। वह एक घना जंगली इलाका था। एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया तो जंगली पेड़ पौधों से ही ढका था। गांव में घुसते ही कुछ गिनती के 50-60 के करीब घर दिखे। कार का ड्राइवर बोला, सर यही मेरा घर भी है। अब आगे केवल झाड़ी, बांस, बेर, टूटे फूटे मंदिर और जंगली जानवर ही दिखेंगे। जय ने कहा। अच्छा। थोड़ी ही देर में सच में ही कुछ मंदिरों के अवशेष और खंडहर दिखाई देने लगे। तभी जय को बाईं ओर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल की मोटी मोटी शाखाओं पर काले कपड़े की ढेर सारी बनी गुड़िया जैसी चीजें बांधकर लटकाई गई थीं। जय ने कौतूहल भरी नजर से प्रदीप से पूछा, ये सब क्या है? प्रदीप ने बताया, ये इन गांव वालों का किया धरा है। यहाँ के लोग नजर लगना, काला जादू और टोने टोटके में बहुत विश्वास करते हैं। किसी पर जादू करना हो
या अपने बच्चे की नज़र उतारना हो तो उसके नाम की एक काली गुड़िया बनाकर उस पर सिंदूर लपेटकर यहां तंत्र मंत्र करके बांध देते हैं। अच्छा, कहकर जय हंस पड़ा। प्रदीप भी हंसने लगा। फिर जय बोला, अच्छा जरा कार रोक दो, यहाँ की थोड़ी सी फोटो ले लूं। प्रदीप ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आराम से, जितनी मर्जी उतनी फोटो ले लीजिए। वैसे भी अब हम गेस्ट हाउस लगभग पहुंच ही गए हैं। ए मोहन, जरा कार रोकना। कार ड्राइवर मोहन ने फौरन कार रोक दी। तीनों कार से उतर गए। कार से उतरकर जय आसपास के अवशेषों और उस काली गुड़िया टंगे पीपल के पेड़ की फोटो लेने लगा। मोहन जय से बोला, एक बात बताऊं साहब, मेरे परदादा जी ने एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा भूत देखा था। करीब 20 फीट का रहा होगा। उसके हाथ पैर थे ही नहीं, केवल सिर और धड़। वो केवल हंस रहा था। मेरे दादाजी 2 दिन तक बेहोश रहे थे। बहुत झाड़ फूंक किया गया, फिर मंत्र पढ़कर काली गुड़िया यहाँ बांधी गई, तब जाकर उन्हें होश आया। जय आंखें फाड़कर मोहन को देखने लगा। प्रदीप जय के पास आकर फुसफुसाकर बोला, सर, आपको यहां हर घर के आदमी से एक भूतिया स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। जय धीरे से मुस्कुरा दिया। वह फोटो लेकर आसपास चहलकदमी करने लगा। करीब 100 कदम की दूरी पर बांस के बड़े बड़े पेड़ थे। अचानक हवा के तेज झोंके से वे बांस के पेड़ लहराने लगे। पेड़ का ऊपरी हिस्सा लहराकर आगे पीछे होने लगा। तभी उन पेड़ों के पीछे शेषनाग के 3 फन जैसे कुछ दिखे। जय ने फौरन प्रदीप से पूछा, वो वहां बांस के पेड़ के पीछे क्या है? कुछ सांप के बड़े बड़े फन जैसा दिखाई दे रहा है। प्रदीप बोला, अच्छा, वो बांस के पीछे जो दिख रहा है आपको, वह टूटा हुआ और एक बहुत ही पुराना शेषनाग मंदिर है। जो आपको दिखा है वह भगवान शेषनाग के बड़े फन हैं जो पत्थर के बने हैं। किसी विष्णु भक्त ने बनवाया था, शायद 1000 साल से भी पुराना है। जय आंखें बड़ी करके बोला, क्या 1000 साल से भी पुराना? मतलब मेरे काम की कुछ चीज मिल सकती है। मोहन बोला, अरे नहीं नहीं साहब, वहां गलती से भी मत जाइएगा। वह एक प्रेत बाधित मंदिर है। वहां पर हमेशा एक प्रेतनी घूमती रहती है। जय ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। प्रदीप ने फिर धीरे से जय से कहा, दरअसल वहां कई सारे जहरीले सांप, बिच्छू, सियार, लकड़बग्घे रहते हैं। दिन में भी वहां उल्लू और चमगादड़ दिख जाते हैं। इसी कारण लोगों को वहां जाने से बचाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने प्रेतनी की कहानी बना दी है। बस, और कुछ नहीं। जो भी यहां नया आता है उसे यही बातें बताई जाती हैं, ताकि वहां कोई जाए नहीं। सांप बिच्छू काट सकते हैं या लकड़बग्घे सियार हमला कर सकते हैं। ओह, तो ये बात है। जय बोला, हाँ। तुम वहां गए हो? जय ने प्रदीप से पूछा। प्रदीप ने कहा, हाँ, गया हूं। कुछ साल पहले दिल्ली जू के लिए लकड़बग्घे और सियार की जरूरत थी। दिल्ली जू स्टाफ के कुछ लोग यहां आए थे, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग थे। उनकी परमिशन से यहां से 4 से 5 सियार और करीब 10 लकड़बग्घे ले गए थे दिल्ली जू वाले। मैं भी उनके साथ था। हालत खराब हो गई थी हमारी। हर 2 कदम पर एक जहरीला सांप पता नहीं कहां से रेंगते हुए निकल आता था। जय बोला, इंटरेस्टिंग है ये। कहकर उसने फिर से उस जगह अपनी नजर घुमाई और ऊपर देखने लगा। वह पत्थर के बने शेषनाग के फन फिर से देखना चाहता था, पर अब हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी कि बांस के पेड़ हिलते तो वे फन दिखते। अचानक उसी दिशा से एक सरसराती हुई चुभती हवा जय के सीने में घुस गई। वह हवा इतनी तेज थी कि जय 2 से 3 कदम पीछे लड़खड़ाते हुए चला गया। प्रदीप ने कहा, क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हवा इतनी तेज से आई कि लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। प्रदीप बोला, ये बड़ी उबड़-खाबड़ जगह है। हवा के झोंके से पैर लड़खड़ा जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, शाम हो गई है। आपको गेस्ट हाउस छोड़ देता हूं, कल आपको म्यूजियम ले चलूंगा। हाँ हाँ चलो, कहकर जय कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अचानक जय को लगा उस शेषनाग मंदिर के आगे बांस के पेड़ के पास कोई औरत खड़ी है जो उसे देख रही है। जय ने उस ओर आंखें की तो वहां सच में कोई खड़ी थी, पर पलक झपकते ही वो गायब। वह बोल उठा, अरे वहां कोई लेडी खड़ी थी, कहां गई? प्रदीप भी देखकर बोला, नहीं सर,
वहां तो किसी के जाने की परमिशन ही नहीं है। लेडी कहां से आ जाएगी? मोहन ने कहा। हाँ हाँ, वो प्रेतनी होगी, सर को दिखा गई होगी। प्रदीप ने कहा। अच्छा, तुम कार चलाओ। शेषनाग मंदिर के बाहर खड़ी वह रहस्यमयी युवती मुस्कुरा दी। मेरे स्वामी, आखिर आप आ गए। मैं 1500 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अध्याय 6। इधर जय सोचने लगा, वहां सच में कोई लड़की थी या यूं ही मुझे नजरों का धोखा हुआ है? पर एक सेकंड के लिए लगा वहां एक लड़की थी। ये शेषनाग मंदिर तो कोई इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। यहां तो मैं जरूर जाऊंगा। वे सब गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। गेस्ट हाउस से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा घर था। प्रदीप ने बताया। यहाँ कालीन बनाने वाले मजदूर रहते हैं। जय ने पूछा। ये गेस्ट हाउस गांव से इतनी दूर क्यों है और ये मजदूर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं? प्रदीप बोला। दरअसल बात यह है सर कि कालीन बनाते समय बहुत सारी गंदगी, छोटे छोटे रेशे के कण वगैरह निकलते हैं और वे सबके लिए सांस की बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए मजदूर यहीं रहते हैं। कुछ मजदूर तो सुबह आते हैं और रात को चले जाते हैं और ये गेस्ट हाउस थोड़ा अच्छा है, इसलिए यहीं आपको लाया गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम गांव वाले गेस्ट हाउस में भी चल सकते हैं, पर खुदाई वाली जगह और म्यूजियम यहाँ से बहुत पास है। बाकी आप जैसा कहें। नहीं नहीं, ये ठीक है। जय ने गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से को देखते हुए कहा। तभी गेस्ट हाउस का नौकर शंभू दौड़ता हुआ आया और जय और प्रदीप को नमस्ते किया। प्रदीप ने शंभू का परिचय जय से कराते हुए कहा। सर, ये इस गेस्ट हाउस के सारे काम करता है। आपके लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट बनाने की जिम्मेदारी इसी की है। फिर प्रदीप अपनी घड़ी देखते हुए बोला। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं। आपको यहाँ का म्यूजियम दिखाऊंगा और फिर उस मंदिर ले चलेंगे जहाँ आपको खुदाई करवानी है। जय गेस्ट हाउस की एक एक चीज का मुआयना करते हुए बोला। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम निकलो, इट्स गेटिंग नाइट। ओके सर, गुड नाइट। प्रदीप शंभू को सब कुछ समझाकर चला गया। जय ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। वहां भी एक मंदिर का खंडहर दिखाई दिया। उस मंदिर के खंडहर को देखते ही जय मन ही मन बोला। यहां तो लगता है मंदिर बनाने का कंपटीशन रहा होगा। हर एक 100 कदम पर एक मंदिर या मंदिर का खंडहर। जय गौर से उस मंदिर को देखने लगा। मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ था। मंदिर का गुंबद और उसके ऊपर बने 7 कलश भी आधे आधे टूटे हुए थे। एक बैल की मूर्ति थी। जय को समझ में आ गया, यह शायद भगवान शिव के सेवक नंदी जी की मूर्ति है और यह शिव मंदिर ही रहा होगा। यह जरूर 15वीं शताब्दी के आसपास ही बना होगा। शंभू जय के लिए चाय लेकर आ गया था। चाय लेते हुए जय ने खिड़की से दिख रहे उस टूटे मंदिर की ओर इशारा करके पूछा। यह मंदिर कितना पुराना है? शंभू उस मंदिर को देखकर बोला। साहब, यह मंदिर 500 साल पुराना है। जय ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। मैंने सही अंदाजा लगाया। अच्छा, इस मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं हुई? मरम्मत कौन करने जाएगा साहब, ये तो भूतहा मंदिर है। भूतहा? सुनते ही जय ने अपनी भौहें ऊपर कर ली। हाँ साहब, करीब 300 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने देश की कई मंदिरों को तुड़वाकर उन पर मस्जिद बनवा रहा था, तो उसके कुछ सैनिक यहाँ भी पहुंच गए थे। उस समय यहाँ यज्ञ हवन चल रहा था। यहाँ एक सोने का शिवलिंग था। हजारों ब्राह्मण उस सोने के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रहे थे। तभी औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर पर हमला कर दिया। सारे ब्राह्मणों को मार डाला। हजारों शिव भक्त यहाँ पूजा कर रहे थे, उन्हें भी तलवार से काट डाला। सोने का शिवलिंग उठाकर ले गए वे लोग। यहाँ के पुजारियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया था और नंदी जी की मूर्ति को तोड़ दिया। उन सैनिकों ने गांव वालों को चेतावनी दी कि जो भी ब्राह्मणों का अंतिम संस्कार करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। कुछ समय तक मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर कुछ समय बाद यहाँ कुछ आत्माएं दिखने लगीं। हर अमावस को उन ब्राह्मणों की आत्माएं अपने खून से उस शिवलिंग के स्थान का अभिषेक करती हैं। साल के 11 अमावस्याओं में यहाँ भूतों का डेरा जमता है। जय को शंभू की इस कहानी पर हंसी आई।
पर वह अपनी हंसी दबाते हुए बोला, साल के 11 अमावस्या, लेकिन साल में तो 12 अमावस्या होती हैं शंभू। शंभू पूरे आत्मविश्वास से बोला, हाँ सर, आपने सही कहा, पर एक अमावस्या की रात तो दीपावली भी तो होती है। उस रात तो हमारे गांव में पूर्णमासी से भी ज्यादा उजाला रहता है और उस रात इन भूतों की फटी रहती है। फटी रहती है? सुनते ही जय के होठों से लगे चाय का कप हल्के से हिल गया और थोड़ी सी चाय छलक गई। पर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि यह फटी रहती है तो पढ़े लिखे बड़े सिटी के यंग जनरेशन की बोली है। ऐसे वाक्य गांव देहातों के लड़के भी बोलने लगे हैं। जय बोला, क्या बात है, भूतों की भी फटी रहती है? शंभू ने कहा, हाँ साहब, भगवान हनुमान की भूतों से घनघोर दुश्मनी जो है। घनघोर दुश्मनी? जय शंभू की वाक्पटुता का कायल हो गया। वह मन ही मन मंदिरा को याद करके बोला, यहां तो तुम्हें होना चाहिए था मंदिरा, तुम्हारे काम का एक भूत तो जरूर मिल जाता। फिर उसे प्रदीप की बात याद आई जो उसने पीपल वाले मंदिर के पास कहा था, यहां आपको हर आदमी और हर घर से एक भूतिया कहानी सुनने को मिल जाएगी। फिर शंभू ने कहा, अच्छा साहब, आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, मैं थोड़ी देर में आपके लिए खाना लेकर आता हूं। वह मुड़ा, पर फिर वापस जय से बोला, सर, आप खड़ी चावल खा लेंगे ना? वही बना है या कहिए तो कुछ और बनवा दूं? खड़ी चावल तो जय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब इतनी ठंड में इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। आज खा लेता हूं, कल से बता दूंगा कि क्या खाना है। जय ने कहा, हाँ हाँ खा लूंगा, पर खाना गर्म ले आना। हाँ साहब, एकदम गर्मा गर्म खड़ी और चावल ले आऊंगा। शंभू चला गया। जय चाय पीकर नहाने चला गया। यहां तो और भी ज्यादा ठंड है, जय ने मन ही मन कहा। नहा धोकर वह अपना मोबाइल चेक करने लगा। अपने बनारस पहुंच जाने पर वह सबको मैसेज कर रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। जय बिना उस ओर देखे ही बोला, कमिंग। उसे पता था शंभू ही होगा। एक मीठा स्वर जय के कान में पड़ा, साहब, आपका खाना। ये लड़की की आवाज थी। मोबाइल स्क्रीन पर चल रही जय की उंगलियां अचानक थम गईं। जय उस लड़की की ओर मुड़ा। जय फटी और स्तब्ध आंखों से उस लड़की को देखने लगा। अध्याय 7। एक लड़की जय के लिए खाना लेकर आई थी। जय ने मन ही मन कहा, ये कौन है और शंभू कहाँ है? होगी कोई, मुझे इससे क्या? उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की अपने चेहरे को काले रंग का घूंघट से ढक कर रखे हुए थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा प्लेट था। उसमें 3 तरह की सब्जियां, हलवा, पूड़ी और कटे हुए फल रखे थे। जय मोबाइल रख खड़ा हो गया और उस घूंघट वाली लड़की से बोला, अरे ये खाना, मुझे तो बताया गया था कि खड़ी चावल बन रहा है। लड़की बोली, साहब, वह खाना तो मजदूरों के लिए बना था। मजदूरों वाला खाना आपको थोड़ी ना खिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं खा लेता। बिना वजह इतनी ठंड में आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? लड़की बोली, आप खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर में बर्तन लेने आ जाऊंगी। आप बर्तन दरवाजे के पास रख दीजिएगा। ओके। वो लड़की चली गई। जय उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी वॉइस कितनी स्वीट थी। अजीब बात है, इतना घूंघट अब कौन करता है? पूरा गर्दन तक ये लंबा घूंघट पड़ा था। पर गांव देहात की औरतें तो लंबे लंबे घूंघट करती ही हैं। पर यह कुछ अजीब थी, लाल रंग की साड़ी और काला घूंघट। जय ने अपना सिर झटका और हाथ धोकर खाना खाने लगा। ये खाना कुछ अलग था, न जाने किस चीज की सब्जी थी। चटनी भी इतनी लाजवाब, पतली पतली फूली हुई सुनहरी पूड़ियां और फल। कुल मिलाकर शाही भोजन था यह। प्लेट तो ऐसा चमक रहा था जैसे चांदी की हो। हाँ, ये चांदी की ही प्लेट है, पर इन मजदूरों के पास चांदी की प्लेट कहां से आएगी? या फिर हो सकता है मेरे लिए नया बर्तन निकाल कर ले आए हों। ये कटोरियां भी चांदी की लग रही हैं, या चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो सकता है। असली नकली तो मैं भी पहचान लेता हूं। ये चांदी ही है,
पर मेरे लिए चांदी की प्लेट में खाना, मैं इतना विशिष्ट भी तो नहीं हूं। जय ने और ज्यादा सोचने में दिमाग नहीं खपाया। वह इस डिलीशियस खाने में डूब गया। ये गांव वाले अपने खेत में उगाई सब्जियों से खाना बनाते हैं और सुना था कि चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, और आज तो टेस्ट भी कर लिया। वाकई यमी डिनर है। तभी जय को याद आया, उफ, डिनर की फोटो लेकर सबको भेजना भूल गया। सोचा था फोटो खींचकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भेज देता कि गांव का भोजन, पर इस खाने की इतनी बढ़िया महक ने सब भुला दिया। खाना खाकर जय को याद आया, उस लड़की ने कहा था, आप खाना खाकर थाली दरवाजे के पास रख देना। जय ने वो थाली बाहर दरवाजे के एक कोने रख दी और अंगड़ाई लेकर कुर्सी पर बैठ गया। वह फिर से फोन के मैसेज चेक करने लगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई और बिना जय की कोई प्रतिक्रिया सुने ही शंभू अंदर आ गया और जय से बोला, माफ करना सर, थोड़ी देरी हो गई। वो आपके लिए गर्म चावल बनाने लगा था। जो पहले बना था वो ठंडा हो चुका था। जय ने पहले शंभू को देखा, फिर उसके हाथ में लिए खड़ी चावल और हैरानी से बोला, पर शंभू, मैंने तो खाना खा लिया है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की लेकर आई थी, वहां डोर के पास देखो। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने खाना खाकर प्लेट रखी थी। अब शंभू हैरान होकर दरवाजे के पास जाकर बोला, यहां तो कोई प्लेट नहीं रखी है सर। जय वहीं से बोला, अरे वहीं है प्लेट, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने रखा कि तुम आ गए। शंभू फिर से दरवाजे के आसपास गौर से देखकर बोला, नहीं सर, यहां तो गमलों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जय कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया और दरवाजे के उस ओर देखा जहां उसने कुछ क्षण पहले ही खाने की झूठी प्लेट रखी थी। प्लेट सच में वहां नहीं थी। जय शंभू से बोला, शायद वह लड़की ले गई होगी, पर इतनी जल्दी वो आई और लेकर चली भी गई। शंभू के चेहरे पर अनेक भाव आ रहे थे। कौन सी लड़की सर? यहां तो कोई लड़की नहीं रहती है। सारी औरतें तो गांव में रहती हैं। यहां तो केवल 50 से 55 के करीब मर्द हैं जो मजदूर हैं। फिर कौन सी लड़की आपके लिए खाना लेकर आ गई थी? अरे नहीं शंभू, मैं सच कह रहा हूं, वह एक लड़की थी, लंबा घूंघट लिए थी। कौन हो सकती है वो? यहां तो कोई लड़की नहीं। अच्छा ठीक है सर, फिर मैं चलता हूं। होगी कोई, मैं पता कर लूंगा। अच्छा आप ये बताइए कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे? जय भी आश्चर्य में था कि यहीं की एक लड़की मेरे लिए खाना लेकर आती है और इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। उधर से ध्यान हटाकर जय ने शंभू से कहा, बिना तेल घी वाला कुछ हल्का सा नाश्ता ले आना। अगर इडली सांभर मिल जाए तो अच्छा है। डोसा या दूध कॉर्नफ्लेक्स भी खा लूंगा। मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्लैक कॉफी भी चलेगी। नहीं तो पोहा ही ले आना। पोहा जानते हो ना कि क्या होता है? शंभू अपनी ही धुन में बोला, हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं जानते हैं। अरे हम गांव वालों का तो शाम का नाश्ता है। हम सब तो उसे सूखा ही गुड़ के साथ चबाते रहते हैं। पर मैंने तो YouTube पर कई तरह की पोहा रेसिपी बनाना सीखा है। जय उस घूंघट वाली लड़की से अपना ध्यान हटाकर शंभू को देखते हुए हंसकर बोला, अच्छा, तो मेरे लिए बहुत ही कम आयल वाला पोहा बनाकर ले आना। और हाँ, मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करूंगा। उससे पहले गर्म पानी पीऊंगा। जी सर, कहकर शंभू चला गया। शंभू के जाने के बाद जय का ध्यान फिर से उस काले घूंघट वाली लड़की पर चला गया। कौन थी वह जिसके बारे में इन लोगों को भी नहीं पता? और किसके कहने पर वह मेरे लिए इतना टेस्टी खाना लेकर आई थी? वह खाना कुछ अलग था, शाही भोजन जैसा। कुछ और ज्यादा न सोचते हुए जय छत पर टहलने के लिए चला गया। अध्याय 8। छत पर टहलते हुए सबसे पहले जय की नजर उसी टूटे खंडहर हो चुके मंदिर की ओर गया जिसके बारे में शंभू ने बताया था। वह एकदम शांत पड़ा था। किसी भूत की कोई हलचल नहीं हो रही थी। जय मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शायद अमावस्या की रात का वेट करना होगा। गेस्ट हाउस के आसपास थोड़ी साफ सफाई थी।
पीछे वो खंडहर वाला मंदिर, फिर झाड़ झंकाड़ और बड़े बड़े पेड़ों वाला जंगल। तभी जय की नजर दूर उस जगह पर पड़ी जहां उसे वे पत्थर के शेषनाग के फन दिखाई दिए थे। आश्चर्य, वे तो यहां से भी दिखाई दे रहे थे, और वो भी इतना साफ और चमकीले। उस पीपल वाले मंदिर से तो केवल 3 फन दिखाई दे रहा था, पर यहां से तो करीब 10 फन दिखाई दे रहे थे। उन बांस के पेड़ों से कहीं अधिक ऊंचे थे वे फन। अचानक जय को ऐसा दिखा कि वे फन कुछ आगे पीछे से झूम रहे हैं। तेज हवा से आसपास के पेड़ तो लहरा रहे थे, पर पत्थर के बने एक जगह जड़ हुए फन कैसे लहरा सकते थे? ऐसा लग रहा था जैसे सच में भगवान शेषनाग के फन झूम रहे हों और अपनी फनों से जोरदार फुंफकार मार रहे हैं। अचानक वे सारे 10 फन के बीचों बीच कुछ चमकने लगा। वे 10 फन फिर से आगे पीछे होकर फुंफकार मारने लगे। उनकी हर एक फुंफकार से एक जलती हुई रोशनी निकलती और फिर बुझ जाती थी। जय आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। ये क्या हो रहा है? वहां इतनी लाइट कैसे? ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है या मेरी आंखें कुछ धोखा खा रही हैं? जय ने पहले तो अपनी आंखें भींच लीं और उनको मलने के बाद अपने सिर को झटका दिया। फिर उसने उसी दिशा की ओर देखा। अब वहां एकदम गहरा अंधेरा था। बांस के पेड़ों के झूमने का पता चल रहा था। जय ने सोचा, आखिर क्या था यह? ओह नहीं, वैसा सब कुछ नहीं था। न जाने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे ऐसा कुछ दिख गया। शायद मुझे नींद आ रही है, इसलिए ऐसा कुछ दिखा था। जय चारों ओर एक बार फिर से देखा और नीचे उतर आए। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, ठंड अपने पूरे भयानक रूप में पांव पसार रही थी। कहीं से आ रही बर्फीली हवा से जय की नींद खुल गई। रजाई हटाकर साइड लैंप जलाकर देखा। खिड़कियां तो बंद थीं, दरवाजे भी बंद थे, उन पर पर्दे भी लगे थे। फिर ये ठंडी हवा कहां से आ रही है? कहीं दूसरे कमरे की कोई खिड़की तो खुली नहीं रह गई है। जैसे ही जय ने अपने शरीर से रजाई हटाई, एक सरसराती हवा जय को लगी। जय का रोम रोम कांप उठा। वह अपने आप में ही सिमट गया। मन किया वापस रजाई ओढ़ ले, पर ये रह रहकर आ रही ठंडी हवा उसे सोने नहीं दे रही थी। उठकर एक बार खिड़कियां चेक कर लेनी चाहिए। जय का अंदाजा सही था। एक खिड़की पर पर्दे तो लगे थे, पर वह खुली थी और इसी से ये भयानक कड़कड़ाती हवा अंदर आ रही थी। जय ने खिड़की बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि खिड़की के बाहर नजर जाते ही वह चौंक गया। खिड़की के बाहर 10 कदम दूर वही काले घूंघट वाली लड़की खड़ी थी। जय उसे देखकर कहा, अरे आप यहां इतनी रात को? वह घूंघट वाली लड़की टस से मस नहीं हुई। जय खिड़की वैसे ही खुला छोड़ डोर खोलकर बाहर वहीं आ गया जहां वह लड़की खड़ी थी। जय उसके पास आकर बोले, आप इतनी ठंड में यहां क्या कर रही हैं? आप ही मेरे लिए खाना लेकर आई थी ना? आप घर नहीं गईं? लड़की बुत बनी खड़ी रही। जय उसके थोड़ा और पास आ गया। फिर वो लड़की 4 कदम और आगे बढ़ गई। जय फिर से 2 कदम आगे बढ़ा और उससे बात करना चाहा, तब तक वह लड़की अंधेरे में गायब हो चुकी थी। आगे जंगल और घुप अंधेरा था। गेस्ट हाउस के बाहर लगी लाइट की रोशनी में अब वह नहीं दिखाई दे रही थी। जय ने और आगे जाना ठीक नहीं समझा। ऐसे बिना वजह किसी लड़की के पीछे जाना ठीक नहीं है। शायद टहल रही होगी और मुझे देखते ही यहां से चली गई होगी। पर इतनी सर्द रात में वह अकेले यहां घूम क्यों रही थी? न स्वेटर न शाल। ये लड़कियां भी न पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती हैं कि उन पर ठंड जैसे असर ही नहीं करता है। सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो होने दो, पर फैशन नहीं खराब होना चाहिए। अरे ऐसा भी क्या फैशन की जान पर ही बनाए। अचानक जय को मंदिरा की याद आ गई। जब उसने पहली बार मंदिरा को देखा था तो वह भी ऐसे ही भरी ठंड में स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स पहने कनाट प्लेस के मार्केट में घूम रही थी। चाहे गांव की हो या बड़े शहर की, इस मामले में तो सब लड़कियां एक जैसी हैं।
जय खिड़की दरवाजे बंद करके वापस आकर लेट गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। कौन थी वह लड़की? क्या ये वही थी जो मेरे लिए खाना लेकर आई थी, या कोई और? वही होगी, पर यह हमेशा इतना घूंघट क्यों करती है? इतने अंधेरे में अकेले यहां क्यों टहल रही थी? और इतने सारे ज्वेलरी पहन रखे थे उसने। उलझन नहीं लगती होगी क्या? कोई छीन झपट ले इसका भी डर नहीं। इतना निडर होकर आधी रात को अकेले घूम रही थी। न जाने कहां चली गई होगी। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? सोचकर जय ने सिर झटका। अरे नहीं नहीं, वो मुझे जानती ही नहीं है तो मुझसे क्या कहेगी? मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूं। दूर कहीं मुर्गे की बांग से जय की नींद खुल गई। फोन पर चेक किया तो सुबह के 5 बज रहे थे। जय फ्रेश होने चला गया। सुबह की ठंडी हवा से पूरे शरीर में सुरसुरी सी दौड़ गई। इतनी ठंड में एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था। जी में आया फिर से रजाई में जाकर दुबक जाए, पर सोचा रहने दो। अगर रजाई में चला गया तो फिर नींद आ जाएगी और फिर लेट हो जाऊंगा। सुबह 11 बजे म्यूजियम जाना है और फिर 2 बजे खुदाई वाली जगह। थोड़ी सी जंपिंग जैक कर लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। वह जंपिंग जैक करके गर्म पानी पीकर बैठ गया और फोन चेक करने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। शंभू चाय लेकर आया होगा, सोचकर जय ने बिना दरवाजे की ओर देखकर कहा, कमिंग। दरवाजा खुला और चुड़ियों और पायल के खनकने की आवाज आई। उसे देखकर जय चौंक गया। उसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन से हट गईं। सामने वही काले घूंघट वाली लड़की थी। हाथ में वही रात वाली चांदी की प्लेट थी और उसमें खाने की चीजें थीं। जय दुगुने आश्चर्य से उसे देखने लगा। अध्याय 9। जय उसे देखकर बोला, अरे तुम? घूंघट वाली लड़की बोली। नाश्ता कर लीजिए। जय ने अपनी भौहें ऊपर करके हैरानी से कहा, नाश्ता? पर अभी तो 7 ही बजे हैं। मैंने तो 9 बजे नाश्ता लाने को कहा था और पोहा मांगा था। ये क्या है? उस काले घूंघट वाली लड़की ने इस सवाल का जवाब न देकर कहा, जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। खाकर थाली बाहर दरवाजे के पास रख दीजिएगा, मैं आकर ले लूंगी। कहकर वो लड़की चली गई। जय बोला, अरे सुनिए। वह रुक गई। जी साहब। आप हैं कौन? मेरा मतलब है कि शंभू को पता ही नहीं था कि मेरे लिए खाना कौन लेकर आया था। वो लड़की बोली, इस गेस्ट हाउस के बगल वाले 2 मंजिले घर में जो 50 मजदूर रहते हैं उनमें से एक मेरे पिताजी हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि मैं आपके लिए खाना लेकर चली जाऊं। जय ने कहा, ओह अच्छा अच्छा, कल जो आप डिनर लेकर आई थी वह बहुत ही टेस्टी था। वो काले घूंघट वाली लड़की बोली, जी साहब, पूरे गांव में मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। कहकर वो काले घूंघट वाली लड़की ने एक सिसकी ली, मानो अपने किसी बहुत करीबी की याद आ गई हो। मन में कोई गहरी टीस हो। जय अभी नाश्ता नहीं करना चाहता था, पर उस लड़की के लाए हुए खाने से एक अलग किस्म की जादुई सुगंध उठ रहा था। उसे भूख का एहसास होने लगा। ये बड़ी अनोखी बात थी। इतनी सुबह तो उसे कभी ऐसी भूख लगी ही नहीं थी। उस प्लेट में रखी खाने की मनभावन सुगंध की ओर वह खिंचा चला जा रहा था। वो खिचड़ी जैसा कुछ था, तुलसी बादाम के छोटे छोटे टुकड़ों से सजा, साथ में सूखे अखरोट और एक कटोरी में कटे फल रखे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जय ने वह थाली दरवाजे के पास रख दी और फोन उठाकर फेसबुक चेक करने लगा। तभी अचानक उसे ध्यान आया और खुद से ही बोला, उफ, फिर भूल गया। इस डिलीशियस ब्रेकफास्ट की फोटो लेना। फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल देता, अर्ली मॉर्निंग विथ टेस्टी ब्रेकफास्ट। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं फोटो लेना ही भूल जाता हूं। जय गुनगुनी धूप लेने छत पर आ गया था। उसकी नजर दूर बांस के पेड़ों के पीछे शेषनाग मंदिर पर गई। रात को कैसा अजीब सा दिख रहा था। इस समय तो शेषनाग के फन स्थिर खड़े थे, पर रात को तो लग रहा था मानो वे झूम रहे हों, बड़ी बड़ी जीभ निकालकर फुंफकार मार रहे हों। जैसे असली के शेषनाग हों,
ऐसा रियल में तो नहीं हो सकता। पत्थर के बने शेषनाग झूम कैसे सकते हैं, फुंफकार कैसे मार सकते हैं? मैं मंदिरा जैसा क्यों सोच रहा हूं? ये सब सोचना मेरा काम नहीं है। पर यह शेषनाग मंदिर कुछ अलग है, एक बार देखना चाहिए। मंदिर की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा तो एक बार यहां का भी चक्कर लगाऊंगा। 9 बजे शंभू आया और आकर बोला, गुड मॉर्निंग सर, ये रहा आपका गर्मा गर्म पोहा और गरम गरम अदरक वाली चाय। जय ने कहा। गुड मॉर्निंग शंभू, नाश्ता तो मैंने कर लिया है। शंभू भौहें ऊंची करके बोला, क्या नाश्ता कर लिया? कौन लेकर आया था? जय ने कहा। वही लड़की। शंभू ने पूछा, कौन लड़की सर? जय बोला, अरे वही जो कल रात को मेरे लिए खाना लेकर आई थी। शंभू बोला, पर सर यहाँ तो कोई औरत नहीं रहती है, ये जगह तो गांव से बहुत दूर है, यहाँ तो औरतें आती ही नहीं हैं और सारी औरतें लड़कियां तो गांव में ही रहती हैं। अब चौंकने की बारी जय की थी। जय ने कहा, पर उस लड़की ने तो मुझे बताया कि वह तुम मजदूरों में से किसी एक की बेटी है। शंभू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा कहा उसने? क्या उम्र रही होगी उसकी? जय ने कहा, यंग थी, शायद 20 से 25 के बीच की होगी। शंभू बोला, क्या बात कर रहे हैं आप सर? यह कैसे हो सकता है? यहाँ करीब 50 से ज्यादा मजदूर हैं, जिनमें से लगभग 30 से ज्यादा लोगों की तो अभी शादी ही नहीं हुई है और जिनकी बेटियां हैं वे तो 1 to 10 ईयर्स के बीच हैं। इतनी बड़ी लड़की तो किसी की नहीं है। जय सोच में पड़ गया और बोला, अच्छा, पर उस लड़की ने तो यही बताया था कि आप मजदूरों में से किसी एक की बेटी है, या फिर शायद बहन बोला होगा उसने। मैंने सुनने में शायद गलती कर दी होगी। शंभू ने कहा, ठीक है सर, मैं भी पता करता हूं कि यहाँ कौन सी लड़की आती है, और अब जब वह खाना लेकर आए तो आप उसका नाम पूछ लेना और किसके घर की है ये भी पूछ लेना, तो शायद पता चल सके कि वह कौन है और आपके लिए खाना लेकर क्यों आती है। जय के मन में भी कई सवाल उमड़ने लगे थे। वह खुद जाकर उन मजदूरों को देखना चाहता था, इसलिए शंभू के साथ कालीन बनाने वाले मजदूरों से मिलने चला गया। शंभू एकदम सही कह रहा था। ये सभी यंग मजदूर थे। इनमें से किसी की भी 20-22 साल की बेटी हो ही नहीं सकती थी। जय फिर से सोचने लगा और खुद से ही कहा, शायद उसने बहन बोला होगा, मैंने बेटी सुना होगा। वहीं से जय प्रदीप के साथ म्यूजियम देखने चला गया। न जाने क्यों बार बार उसी काले घूंघट वाली लड़की का ध्यान बार बार आ रहा था। कौन है वह लड़की जो बिना बात के इतना घूंघट करती है? मेरे लिए खाना क्यों लेकर आती है और अपने बारे में कुछ साफ साफ नहीं बताती है? इन गांव के मजदूरों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ तो बात है। जय एक बार फिर से बहुत कुछ सोचने लगा। म्यूजियम में पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रदीप ने वहां के स्टाफ से जय को मिलवाया और उसके बाद जय को एक के बाद एक चीजें दिखाने लगा। ये देखिए सर, यह तलवार मुगल पीरियड का है, और ये देखिए ये महाराणा प्रताप का लोहे का कितना भारी कवच, जिसे वो युद्ध में पहना करते थे। हम जैसे लोग तो इसे उठा ही ना पाए। सोचिए वे कितने पावरफुल इंसान होंगे। और जरा इधर तो देखिए, आपको पता है सर, ये पृथ्वीराज चौहान के समय के सोने के सिक्के हैं। और इधर तो देखिए जरा, ये मूर्तियां शायद 10वीं सदी की हैं। जय हर एक चीज को अनमने ढंग से देख रहा था। ऐसे तलवार, कवच, मूर्तियां, सिक्के तो हमेशा ही देखता रहता था। उसका ध्यान उसी लड़की पर था। न जाने क्यों वह इस तरह जहन में छाई हुई थी। प्रदीप ने जय का ध्यान तोड़ा। सर आगे चलिए, आगे और भी कुछ पुरानी चीजें हैं। आप तो पुरानी चीजों की उम्र बताने में एक्सपर्ट हैं। एक बहुत ही चौकोर पत्थर पर कई औरतों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। उन्हें देखकर आप बताइए तो वह सब पत्थर की मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। जय ने कहा, अच्छा चलो कोशिश करते हैं। वहां मौजूद सभी मूर्तियों को देखकर जय ने कहा, वाकई में ये सब बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। प्रदीप ने एक मूर्ति उठाकर जय को दिखाते हुए पूछा, ये सब किस सदी की होंगी सर? जय बोला, मे बी 7th या 8th। प्रदीप ने कहा, अच्छा इतनी पुरानी। अच्छा तो अब वह देखकर बताइए कि ये किस सेंचुरी की है। प्रदीप ने एक बड़े और चौकोर से पत्थर पर उकेरी गई स्त्रियों की मूर्ति को दिखाते हुए कहा। उसके कहते ही जय की नजर वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियों पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ औरतों की मूर्तियां उकेरी गई थीं। सभी एक पंक्ति में खड़ी
और बैठी हुई उकेरी गई थीं। पहली मूर्ति देखते ही जय ठिठक गया और विस्मय से आंखें फैल गईं। पहली मूर्ति वाली स्त्री ठीक वैसी ही थी जैसी वह काले घूंघट वाली लड़की थी। जय ने प्रदीप को बताना चाहा कि एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है, वह ठीक इसी मूर्ति जैसी लगती है। घूंघट ओढ़े घाघरे पर अपभ्रंश भाषा की लिपि भी उकेरी गई थी। जय को ध्यान आया, शायद उस काले घूंघट वाली लड़की के लहंगे पर ठीक ऐसी ही लिपि में धागे से कढ़ाई की गई है। आश्चर्य है, ये मूर्ति उससे एकदम मिलती जुलती है, जैसे उसी घूंघट वाली लड़की को सामने खड़ी करके इस मूर्ति को बनाया गया है। हाथ में थाली पकड़े हुए, थाली भोजन से भरी हुई थी। अध्याय 10। जय हैरान, परेशान और अजीब सी उलझन में पड़ गया था। How is this possible? फिर अपना सिर झटका और मन ही मन कहा, हो सकता है ये कोएक्सीडेंट हो। फिर अगली मूर्ति पर दृष्टि डाली। घूंघट वाली स्त्री की मूर्ति के बगल में घुटने के बल बैठी, असहाय और दया याचना से भरा हुआ भाव लिए एक लड़की की मूर्ति बनी थी। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए से लग रहे थे, बालों पर किसी पंजे की पकड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ रखा था और वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। नाकाम होकर रोती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे टपकते हुए आंसू उकेरे गए थे। चेहरे का यह एक्सप्रेशन बहुत ही अद्भुत था, मानो वह सामने वाले से मूक भाषा में मदद मांग रही है। तीसरी मूर्ति बड़ी ही कामुक मुद्रा बनाए हुए एक सुंदर सी युवती की थी। वह नाम मात्र के कपड़े पहने थी। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था मानो वह किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेम और काम से भरे पोज दे रही हो। उसके देखने का अंदाज बड़ा ही नशीला था। अपने दोनों हाथों को ऊपर किए, छाती आगे की ओर ताने, एक होंठ दबाए हुए अपनी तिरछी आंखों से कहीं देखती हुई सी प्रतीत हो रही थी। जय ने मन ही मन इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार को प्रणाम किया। चौथी मूर्ति वाली स्त्री भी बहुत ही सुंदर थी। वह किसी खंभे के सहारे बैठी थी। पैर में बेड़ियां जकड़ी हुई थीं। आंखों में किसी का इंतजार था। कहीं अज्ञात की ओर देखती प्रतीत हो रही थी। जय ने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा, ये सब वाकई किसी बहुत ही कुशल मूर्तिकार ने बनाया होगा। फेस के एक्सप्रेशन तो अमेजिंग हैं। अगली मूर्ति किसी सन्यासिन सी लग रही थी। चेहरे पर किसी देवता के प्रति अभूतपूर्व निष्ठा, आंखों में समर्पण का भाव था। हाथ जोड़े हुए थे, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, कलाई में तुलसी माला बंधा हुआ था। किसी मंत्र का जाप करती प्रतीत हो रही थी। अगली स्त्री की मूर्ति भी एक अलग एक्सप्रेशन लिए हुए थी। उसका दायां चेहरा सिर पर रखे पल्लू से ढका हुआ था। केवल एक आंख दिख रही थी, दूसरी आंख ढकी हुई थी, पर उस एक आंख में भी डर और बदहवासी का भाव स्पष्ट था। वह स्वयं में सिमटी हुई बैठी थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह बहुत अधिक डरी हुई है। जय के मुंह से फिर निकला, क्या बात है? जय ने अगली मूर्ति पर नजर डाली। सातवीं, सिर से लेकर पांव तक सजी संवरी लड़की की मूर्ति थी। शायद कोई राजकुमारी या रानी होगी। उसके चेहरे पर रानियों वाला अहंकार था। उसने अपनी एक हथेली को किसी बहुत ही सुंदर और अलंकृत खंभे पर टिका रखा था और दूसरा हाथ कमर पर रखा हुआ था। उस युवती के वैभव और सौंदर्य का गर्व उसके चेहरे पर बड़ी सुंदरता से उकेरा गया था। आठवीं स्त्री की मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से बचकर भागी जा रही हो। चेहरे पर दहशत थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त से थे, कुछ जगहों पर फट भी गए थे। अपना एक हाथ छाती पर रखे, दूसरे हाथ से लहंगा संभालती हुई वह भागती सी प्रतीत हो रही थी। जय के मुंह से फिर निकला, A mind-blowing expression and a great artist. एक और मूर्ति जो बाकी मूर्तियों से कुछ दूरी पर उकेरी गई थी, एक अजीबो-गरीब और विकृत चेहरे वाले इंसान की थी। समझ में नहीं आ रहा था
कि यह किसी पुरुष की मूर्ति है या किसी स्त्री की। उसके शरीर की बनावट बलिष्ठ पुरुष जैसी थी। मजबूत भुजाओं पर नसें उभरी हुई थीं, पर उसने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी और नाक में नथ पहनी हुई थी। वह एकदम हिजड़ा सा लग रहा था। उसके बगल में एक लड़की की मूर्ति थी, जिसकी गर्दन इस विकृत चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी भुजाओं में जकड़ रखी थी। उस लड़की का आधा शरीर गायब था, केवल चेहरा, गर्दन और आधा धड़ दिख रहा था। दोनों हाथ, आधा धड़ और दोनों पैर गायब थे। चेहरे पर करुणा, विनती, छटपटाहट, बदहवासी और आंखों में दहशत भरी हुई थी। मूर्ति बनाने वाले ने सभी मूर्तियों में कमाल के भाव भरे थे, पर इस आखिरी लड़की का पूरा शरीर क्यों नहीं बनाया गया, यह रहस्य ही था। शायद पूरा बनाने से पहले ही मूर्तिकार को कुछ हो गया होगा। आगे कुछ स्थान खाली था, शायद वहां भी कुछ उकेरना चाहता होगा, पर जितना बनाया था वह कमाल का था। जय ऐसी अद्भुत कलाकारी देखकर विस्मित था। उस मूर्तिकार के हाथों में अवश्य गजब का जादू और चमत्कार भरा होगा। इंसानी भावों का उसने गहराई से अध्ययन किया होगा। 9 रसों की भी अच्छी जानकारी रही होगी। सभी मूर्तियों पर अलग अलग भाव। कौन हो सकता है वह महान मूर्तिकार? पर उस पहली मूर्ति का क्या रहस्य है? वह तो एकदम वैसी है जैसे काले घूंघट वाली लड़की को सामने खड़ा करके बनाई गई हो। प्रदीप ने जय का ध्यान भंग करते हुए कहा, सर, ये सब 5वीं सदी की स्त्रियां हैं। एक हाउसवाइफ, एक सन्यासिन, एक डांसर, एक राजकुमारी, एक समाज द्वारा पीड़ित। जय ने मूर्तियों को ऊपर से नीचे तक बारीकी से देखते हुए पूछा, इन स्टेचू को बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम नहीं है? प्रदीप ने कहा, नहीं सर, पहले के लोग नाम के अभिलाषी नहीं थे, या फिर हो सकता हो नाम लिखा हो, पर वह हिस्सा खुदाई में न मिला हो। जय ने कहा, हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि वह और कुछ बनाना चाहता हो। इस पत्थर पर भी कुछ स्थान बचा है और एक मूर्ति तो आधी बनी है। जिसने भी बनाया है, ऐसा लगता है वह इन मूर्तियों के जरिए कुछ कहना चाहता है। प्रदीप बोला, ऐसा हो सकता है सर, आप तो पुरानी चीजों को पढ़ने में एक्सपर्ट हैं। अब आगे चलें? इतना कहकर उसने गैलरी की ओर इशारा किया। जय ने उन मूर्तियों की फोटो अपने मोबाइल से खींचकर कहा, हाँ चलो अब आगे चलते हैं। आगे एक बड़े से कांच के शोकेस में कुछ पुराने बर्तन रखे हुए थे। तभी जय की नजर एक प्लेट और उसमें रखी 4 कटोरियों पर गई। वह देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही प्लेट और कटोरियां हैं जैसी वह लड़की। हाँ, वह घूंघट वाली लड़की भी ऐसी ही प्लेट में खाना लेकर आती है। मन ही मन सोचते हुए उसके मुंह से अचानक निकला, अरे ये प्लेट तो। फिर न जाने क्यों वह चुप हो गया। चाहकर भी आगे नहीं बोल पाया। प्रदीप ने कहा, अच्छा सर, ये प्लेट, ये भी शायद 1000 साल से ज्यादा पुराना है। एकदम प्योर सिल्वर का। देखिए, 1000 साल बाद मिला है, फिर भी एकदम नया सा चमक रहा है। पता नहीं सर, ये लोग गोल्ड और सिल्वर की चीजों में क्या मिलाते थे कि आज तक काला नहीं पड़ा। जय ने पूछा, यह कहीं और भी यूज किया जाता है क्या? मेरा मतलब है रोज के खाने पीने में। प्रदीप हंसकर बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं आप सर, ये एक ही प्लेट और ये 4 कटोरियां तो खुदाई में मिली हैं। ऐसी डिजाइन वाले बर्तन और कहीं नहीं हैं, और इतना महंगा बर्तन इस्तेमाल करने की औकात तो पूरे बनारस में कहीं नहीं है। शुद्ध चांदी का है और ऊपर से इतना पुराना। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख से ज्यादा होगी। जय अचंभित सा होकर सोचने लगा, तो फिर उस लड़की के पास ऐसी थाली कहां से आई जो बिल्कुल इसी जैसी है? प्रदीप ने कहा, चलिए सर, कुछ खा पी लेते हैं। यहां म्यूजियम के बाहर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। जय बोला, नहीं प्रदीप, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। मैं घर जाकर आराम करूंगा। शाम 5 बजे तक खुदाई वाली जगह चलें तो कैसा होगा? प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ ठीक है सर। जय फिर बोला, 1-2 दिन कुछ स्टडी कर लेते हैं, फिर खुदाई शुरू करते हैं। प्रदीप ने कहा,
ठीक है सर। जय के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर यह सब क्या है? एक के बाद एक अजीब चीजें हो रही हैं। उस घूंघट वाली लड़की के जैसी मिलती जुलती मूर्ति और म्यूजियम में रखी प्लेट जैसी थाली में वही लड़की मेरे लिए खाना लेकर आती है। पता नहीं क्या है यह सब।